जिद्दी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जिद्दी इन द सेंस कि सरल, यानी कि बहुत आसानी से अपनी बात को कह देते थे, और जिद्दी इसलिए कि लगातार पीछे पड़ गए वो लोग। मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है गांधी जी के आरंभिक आंदोलन। ओके, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे गांधी जी ने अपने आरंभिक चरण में 3 प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया था। और इन आंदोलनों को डिस्कस करने से पहले हम एक बार जरा थोड़ा सा उनकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि गांधी जी की पृष्ठभूमि। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत वापस आगमन होता है। ओके, और 9 जनवरी 1915 से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रमुख आंदोलन सत्याग्रह, अहिंसा की नीतियों से कई प्रमुख आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया था। यानी कि जब वो भारत पहुंचे तो उनकी प्रसिद्धि पहले ही भारत पहुंच चुकी थी। तो जब 9 जनवरी 1915 को उनका भारत आगमन होता है तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने उनको एक सुझाव दिया था कि आप अभी 1 वर्ष तक भारत के किसी आंदोलन या किसी राजनीतिक मंच पर अपने विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप भारत की समस्याओं या भारत को जानने का प्रयास कीजिए। और गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु का सुझाव स्वीकार किया और लगभग 1 वर्ष तक वो भारत का भ्रमण करते रहे। उन्होंने 1 वर्ष तक किसी भी राजनीतिक मंच से अपना कोई भी सुझाव प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन समय आता है 1 वर्ष के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन से 1916 के लखनऊ अधिवेशन से उनका ये सफर आरंभ होता है। आपको संक्षेप में बता देता हूं कि गांधी जी के कौन कौन से वो 3 प्रमुख आंदोलन थे जिनका उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। सबसे पहले है चंपारण, जो कि एक किसान आंदोलन था, और यहाँ एक पद्धति थी तिनकठिया पद्धति, उसको हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रमुख आंदोलन था अहमदाबाद का मजदूरों का, मिल मजदूरों का आंदोलन। ये मजदूरों से संबंधित आंदोलन था, इसका भी गांधी जी के द्वारा सफल नेतृत्व किया गया था। वहीं तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात का एक स्थान है, खेड़ा, जो जहां एक आंदोलन चला था जो कि किससे संबंधित था? ये भी किसानों से संबंधित था। इसके उपरांत हम लोग इन तीनों आंदोलनों के बाद गांधी जी के इन आंदोलनों का महत्व जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांधी जी का क्या महत्व रहा आगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इन आंदोलनों का क्या महत्व रहा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चंपारण की बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 अप्रैल में। ये गांधी जी का, ये चंपारण सत्याग्रह जो है, ये गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। पहले इसको आप हम लोग समझ लेते हैं कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। देखिए बच्चों, इसको 2 वर्ड है, इसको हम तोड़ सकते हैं। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा यानी कि आज्ञा को नहीं मानना। कैसे? सविनय, विनय के साथ, यानी कि ये पहला ऐसा आंदोलन माना जाता है जिसमें गांधी जी ने सरकार के आदेश को, आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया सविनय के साथ कि नहीं, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। अब ये गांधी जी इस चंपारण सत्याग्रह में शामिल कैसे हुए, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। रोचक कहानी में हम लोग इसकी पृष्ठभूमि से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब गांधी जी ने 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में भाग लिया था तो वहां उनसे चंपारण के एक समृद्ध किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। गांधी जी अपनी किताब सत्य के प्रयोग में कहते हैं कि मैंने
लखनऊ अधिवेशन से पहले या राजकुमार शुक्ल जी से मिलने से पहले ना कभी चंपारण का नाम सुना था और ना ही कभी मैं ये तीन कठिया पद्धति के बारे में जानता था। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो अचानक लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण आइए और वहाँ जो किसानों की समस्याएं उनके लिए एक आप आंदोलन चलाइए और सरकार को कुछ मानने के लिए मजबूर कीजिए। गांधी जी ने कहा कि मैं सोचूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करा, मैं सोचूंगा, और ये कह करके वो बात को टाल देते हैं। गांधी जी ने कहा कि मेरे मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कुछ करने के लिए, लेकिन राजकुमार शुक्ल गांधी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो बहुत ही जिद्दी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जिद्दी इन द सेंस कि सरल, यानी कि बहुत आसानी से अपनी बात को कह देते थे, और जिद्दी इसलिए कि लगातार पीछे पड़ गए। वो कानपुर पहुंचे गांधी जी, राजकुमार शुक्ल गांधी कानपुर भी पहुंच जाते हैं। बोले आप मेरे साथ चलिए, गांधी जी फिर मना कर देते हैं। फिर राजकुमार शुक्ल कुछ समय के बाद उनके अहमदाबाद के आश्रम भी पहुंच जाते हैं, और गांधी जी से फिर मुलाकात करते हैं, फिर उनको प्रेरित करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और वहां उनकी समस्याओं का निराकरण कीजिए। तब गांधी जी कहते हैं चलिए ठीक है, मैं पहले वहां जाऊंगा, पहले देखूंगा कि समस्या है कि नहीं है, तभी मैं सरकार के विरोध कोई आंदोलन करूंगा। ओके, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मेरा अगला जो भ्रमण है वो कोलकाता का है, तो कोलकाता के जाने से पहले रास्ते में हम लोग चंपारण में भी एक दिन व्यतीत करेंगे आपके साथ में। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण पहुंचने के बाद उनको पहली बार पता चलता है इस तीन कठिया पद्धति के बारे में। ये तीन कठिया पद्धति क्या है? तीन कठिया पद्धति क्या थी? इन तीन कठिया पद्धति के तहत नील की खेती होती थी। इसमें क्या होता था, एक बीघा में 20 काठी होता है, और इस 20 काठी में यह प्रावधान था कि किसान को 3 काठी में नील की खेती करना पड़ता था। ये अनुबंध था नील के बागान मालिकों से। कुछ समय तक तो ये ठीक चलता रहा, लेकिन इसके साथ साथ उन किसानों के ऊपर कई प्रकार के कर भी आरोपित कर दिए जाते थे। आरंभ में तो नील की खेती से फायदा होता था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि यूरोप में, जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। चूंकि नील का प्रयोग किया जाता था कपड़ों को रंगने के लिए, जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो धीरे धीरे नील की खेती बहुत महंगी होने लगी। तो ना तो बागान के मालिक इसको करना चाहते थे, ना ही किसान करना चाहते थे, लेकिन अनुबंध को कोई मकान मालिक, जो मालिक थे, वो तोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे किसानों को दबा के रखें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो किसानों का शोषण कर रहे थे। गांधी जी को जैसे ही पता चलता, वो समझते हैं, वो इसका विरोध करना आरंभ करते थे बागान मालिकों का। और इसके लिए वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों के साथ, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, ये कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ मिलकर के इन्होंने इस आंदोलन को आरंभ कर दिया। आरंभ इन द सेंस कि उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। आंदोलन तो पहले से चल रहा था। जैसे ही सरकार को ये पता चलता है कि ये गांधी जी ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, सरकार अचानक ही बेचैन होने लगती है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की छवि उस समय बहुत अच्छी थी। सरकार की नज़र में गांधी जी की छवि बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ओके, तो जब गांधी जी और उनके सहयोगियों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने मिलकर के आंदोलन को तेज करना आरंभ किया, तब बिहार के डिप्टी गवर्नर है एडवर्ड जी। एडवर्ड जी गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, एक कमेटी का गठन करते हैं, और कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। उन्होंने कहा कि कमेटी डिसाइड करेगी क्या वाकई में किसानों का शोषण हो रहा है। और आखिर में इस कमेटी ने जो
प्रावधान प्रस्तुत किए, प्रोविजन प्रस्तुत किए, उसमें ये कहा गया यस किसानों का शोषण किया जा रहा है। और आखिर में इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जीत होती है, उन किसानों की जीत होती है, और जो किसानों से जो पैसा वसूल किया गया था वो पैसा उनको वापस किया गया और उनको कई प्रकार के लगानों से भी मुक्त किया गया। और आपको जानकर के ये आश्चर्य भी होगा कि इसी चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा था। ओके, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यानी कि गांधी जी का ये भारत का जो पहला नेतृत्व था आंदोलन का वो सफल रहा और गांधी जी की प्रसिद्धि में एक चार चांद और लग गया। एक चार चांद गांधी जी की प्रसिद्धि में और लग गया। क्यों? क्योंकि ये एक सफल आंदोलन था, क्योंकि जो किसानों की मांगे थी और सरकार ने पहली बार किसानों की मांगों को स्वीकार किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे आंदोलन की बात करते हैं जो कि है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। और ये गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल थी। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी के प्रथम भूख हड़ताल वाला आंदोलन कौन सा है, तो वह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। एक बार इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि आखिर समस्या क्या थी, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अहमदाबाद में प्लेग फैला था, तो प्लेग के कारण जो अहमदाबाद के मिलों के जो मजदूर थे वो यहां से भागने लगे थे, वो यहां से पलायन करने लगे थे। तो जो मालिक थे, मिल मालिक थे, उन्होंने कहा कि हम आपको बोनस देंगे, और उन्होंने कहा कि वेतन के साथ साथ हम आपको बोनस देंगे। उसको प्लेग बोनस कहा गया। बोले आप यहां से जाइए नहीं, नुकसान हो जाएगा, हम आपको प्लेग बोनस देंगे। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हो। कुछ मजदूर रुक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेग खत्म होने लगता है, अब जो मिल मालिक थे उन्होंने कहा कि अब हम इस प्लेग बोनस को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेग के लिए था, प्लेग अब समाप्त होने जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। मिल मजदूर, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे लगभग 21 दिन की भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। उनका कहना था कि ये जो बोनस आपने दिया था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो महंगाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने कहा इस प्लेग बोनस को हमारे, आप क्या कीजिए, हमारे वेतन में ही शामिल कर लीजिए। क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा आप इसको हमारे वेतन का ही पार्ट मान लीजिए। लेकिन मिल मालिकों को कहना था कि नहीं, हम इसको समाप्त करेंगे, हम इसको समाप्त करेंगे। आखिर में मिल मजदूरों ने कहा कि ठीक है आप इसको 50% भी कर दीजिए, लेकिन मिल मालिक मानने को तैयार नहीं थे। तब गांधी जी का इस आंदोलन में प्रवेश होता है। गांधी जी के एक मित्र थे अम्मालाल साराभाई, जो कि एक मिल मालिक भी थे। उनकी बहन थी अनसुईया। उन्होंने इस आंदोलन में, अनसुईया बहन, उन्होंने गांधी जी का इस आंदोलन में सहयोग किया था। आखिर गांधी जी मिल मालिक और मजदूरों के बीच में एक मध्यस्थ बन जाते हैं। गांधी जी की बात को स्वीकार करने के बाद मिल मालिक कहते हैं कि हम लोग इनको 20% का बोनस देंगे, यानी कि जो प्लेग बोनस था उसका 20% इनके वेतन में जोड़ने को तैयार है। लेकिन गांधी जी और मिल मजदूर इस बात को स्वीकार नहीं करते और गांधी जी फिर भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। ओके, जब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो मिल मालिक और सरकार दोनों को बेचैनी होने लगती है। तब आखिर में उनके बीच में एक समझौता होता है और समझौते के तहत मजदूरों को उनके वेतन में 35% बोनस ऐड कर दिया गया। ये इस आंदोलन का परिणाम था, यानी कि उनका जो वेतन था उसमें 35% बोनस को और ऐड कर दिया गया एज ए वेतन के रूप में। और ये गांधी जी का दूसरा प्रमुख आंदोलन था जो कि सफल रहा। इसको भी एक सफल आंदोलन माना जाता है। और ये किसका था? ये मजदूरों का आंदोलन था।
यानी कि आप कह सकते हैं कि गांधी जी का जो सामना था किसानों से भी हो गया और मजदूरों से भी हो गया। अब गांधी जी की प्रसिद्धि और बढ़ने लगी, गांधी जी की प्रसिद्धि और बढ़ने लगी, और उनका जो तीसरा आंदोलन माना जाता है वो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये भी किसानों से संबंधित था। किससे था? ये भी किसानों से संबंधित था, और ये गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन माना जाता। असहयोग का मतलब होता है सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं करना। ओके, इसको समझने के लिए पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था, कि आखिर गांधी जी इसमें शामिल कैसे हुए। देखिए होता क्या है, जो गुजरात का एक स्थल है खेड़ा, खेड़ा में 1918 में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने की वजह से जो फसल का उत्पादन होता है वो 25% से कम होता है, 1/4 से कम। ओके, यानी कि किसानों को लगान देने में समस्या हो रही थी, क्योंकि उत्पादन हुआ ही नहीं। उत्पादन कितना था? 1/4 से कम था। और सरकार के लगान के नियमों में एक राजस्व का सिद्धांत भी था, एक राजस्व का सिद्धांत था। राजस्व का एक सिद्धांत कहता था, यानी कि उसमें एक प्रोविजन था कि अगर किसी वर्ष उत्पादन के 25% से कम उत्पादन होता है, यानी कि मान के चलिएगा अगर 100 केजी का उत्पादन होता है लेकिन किसी वर्ष 25 केजी से कम हुआ है, तो क्या है, सरकार लगान माफ कर देगी। तो जो खेड़ा के जो किसान थे उनकी डिमांड यही थी, मांग यही थी कि हमारे लगान को माफ कर दिया जाए, हमारे लगान को माफ कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, उनसे लगातार वो लगान वसूलने का प्रयास करते रहे। इसके लिए वो उन्होंने किसानों का शोषण भी किया। ओके, अब गांधी जी का प्रवेश होता है। गांधी जी का प्रवेश कैसे होता है कि इस समय गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। गुजरात सभा के गांधी जी अध्यक्ष भी थे, और गुजरात सभा इस आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान कर रही थी। तो इस रूप में गांधी जी का प्रवेश होता है। वहीं एक है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, वो भी इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। वहीं इसी आंदोलन में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, एक युवा वकील थे, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप इस आंदोलन में सहयोग कीजिए। वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत को छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ओके, यानी कि गांधी जी के साथ साथ किसने सपोर्ट किया? वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया था। ओके, यानी कि जो उनकी डिमांड थी, डिमांड सही थी। गांधी जी ने भी सरकार से कहा कि किसान गलत नहीं कह रहे हैं, आपने खुद एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर किसी वर्ष उत्पादन 1/4 से कम रहता है तो हम लगान नहीं लेंगे। सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही थी। तब गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और आंदोलन बहुत तेज कर दिया, और सबसे मना कर दिया कि कोई भी लगान नहीं देगा। ओके, आखिर में सरकार गांधी जी की आगे झुक जाती, इस आंदोलन के आगे झुक जाती है, और सरकार ने, और परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का? परिणाम यह हुआ कि सरकार ने 1 वर्ष का लगान माफ कर दिया। यानी कि एक बार पुनः गांधी जी ने एक सफल नेतृत्व प्रदान किया इस आंदोलन को। गांधी जी ने एक सफल नेतृत्व प्रदान किया इस खेड़ा सत्याग्रह को, खेड़ा आंदोलन को। ओके, यानी कि इन तीनों आंदोलन में गांधी जी ने भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाली। इसलिए आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब इस तीनों आंदोलन के हम परिणाम की बात करेंगे संपूर्णता में,
अगर होलिस्टिक हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी के जो आरंभिक आंदोलन थे उनका क्या प्रभाव पड़ा, अगर महत्व की बात की जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला कि गांधी जी की प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में हो गई। ओके, प्रसिद्धि यानी कि उनके बारे में कहा जाने लगा कि गांधी जी एक सफल नेतृत्व करता है। ओके, दूसरा सबसे खास बात क्या थी कि गांधी जी को भारत के जो आम जनता थी, किसान और मजदूर, उनसे रूबरू होने का पहली बार मौका मिला। यानी कि गांधी जी को आम जनता की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने उनकी इस शक्ति का प्रयोग आगे आने वाले असहयोग आंदोलन में, रॉलेट आंदोलन में, इसमें उनका प्रयोग किया था। यानी अगर महत्व की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी के इन 3 आंदोलन ने आगे आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों में सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि एक तो गांधी जी के नेतृत्व को ऑटोमेटिक कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया, बल्कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि खिलाफत आंदोलन जो आरंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसको भी खिलाफत कमेटी ने क्या किया, खिलाफत कमेटी ने भी गांधी जी को उसका नेतृत्व प्रदान कर दिया था, उसका अध्यक्ष बना दिया था। क्यों? क्योंकि खिलाफत कमेटी के जो अली बंधु थे उनको भी एहसास था कि गांधी जी एक सफल नेतृत्व करता है। उन्होंने पूर्व में इन तीनों आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। यानी कि ओवरऑल हम अगर सेशन की बात करें, महत्व की बात करें तीनों आंदोलन की, तो महत्व ये था कि गांधी जी ने इन आगे आने वाले आंदोलन के लिए इन्होंने आधार प्रदान किया। ओके, यानी कि अब गांधी जी के नेतृत्व को कोई एक तो चुनौती देने वाला नहीं था। दूसरा सबसे खास बात, गांधी जी को भारतीय जनमानस की शक्ति का एहसास हुआ। ओके, तो बच्चों आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।